Hello guys, how are you? Wish you will be fine at home now this time guys. Students, as you know that your microeconomics is going on and your second chapter name is the theory of consumer behavior. I had already taught you many topics in this related chapter, but I want to make memorize before making to any new videos. So come on the point. In the beginning point I will make you understand and memorize again and again every video before starting for teaching means in new video. बेटा सब प्रत्येक नया वीडियो बनाने से पहले मैं आपको पढ़ाए गए टॉपिक्स को एक रनिंग रूप से एक वर्ड व्यू वाइज सरसरी निगाह से आपको पढ़ाता जाऊंगा, जिससे पढ़ाए गए टॉपिक्स पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो कंज्यूमर बिहेवियर में आपको बताया था कि दिए गए कंज्यूमर की इनकम और मार्केट प्राइस पर गुड्स की कंज्यूमर उस मैक्सिमम बंडल पर अपना प्रेफरेंस शो करता है जिसे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूम करने के बाद उसे मिलता है। यानी उसी मैक्सिमम बंडल पर यानी मैक्सिमम जो कम्बिनेशन बनता है गुड्सों का उसी पर अपना प्रेफरेंस इसलिए शो करता है क्योंकि वो जो भी कीमत मार्केट प्राइस पर देता है अपने दिए गए इनकम पर उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहता है। यही उसकी रीजनलिटी भी दिखाती है। तो इसके अकॉर्डिंग टू अप्रोचेज आया था, कार्डिनल यूटिलिटी और आर्डिनल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी की बात आ गई क्योंकि कार्डिनल होता है क्वांटिटेटिव, जिसे हम किसी संख्या में माप सकते हैं, रुपीज़ में माप सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल का मतलब होता है बेटा एक लेवल, यानी कि ये अपर लेवल पे है या डाउनवर्ड लेवल पे है, ये शो करता है। तो कार्डिनल के तो मार्शल महोदय थे इसके प्रतिपादक, इसके एक्सपोनेंटेड जो थे यानी इस प्रोपाउंडर वो मार्शल महोदय थे कार्डिनल यूटिलिटी का। लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी के प्रोपाउंडर हिक्स एंड एलन थे। तो कार्डिनल तो उसको हम रुपीज़ में यानी नंबरिंग में या क्वांटिटी में मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी जो होता है बेटा ये इसको हम रुपीज़ में या नंबर में शो नहीं कर सकते हैं। इसे सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम अपर इंडिफरेंस कर्व का जो बंडल है या लोअर इंडिफरेंस कर्व के बंडल से कहीं अधिक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसमें प्रिलिमिनरी यानी नोशंस कुछ एजम्पशंस लिए गए थे क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं तो अनंत है, इसलिए हुआ उनमें से हमें दो वस्तुओं को ही लेकर के इंडिफरेंस कर्व पर अच्छी तरह से शो कर सकते हैं। और दो से अधिक एक बंडलों को लेना हो या दो से अधिक वस्तुओं को लेना हो तो हम इंडिफरेंस कर्व पर इसे नहीं शो कर सकते हैं। तो ये एक जोग्रामेटिक यानी कि ये ज्यामिति कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, कितने बंडलों को उस पर शो करना संभव नहीं होता। तो कभी इन वस्तुओं की अधिक मात्रा कभी उस वस्तुओं की अधिक मात्रा हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक ही इंडिफरेंस कर्व पर अगर देखें तो समान सेटिस्फैक्शन को प्रोवाइड करने वाला इंडिफरेंस कर्व होता है। यानी कोई भी बंडल हम कम ज़्यादा कर लें, वस्तुओं को किसी मात्रा को बढ़ा दें घटा दें, लेकिन उसका लेवल जो सेटिस्फेक्शन है वो चेंज नहीं होता है। तो इसके दौरान हम लोग ये भी पढ़े थे कि यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी बेटा किसी वस्तु को कंज्यूम करने के बाद उससे जो हमें वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी प्राप्त होती है, अपनी इच्छाओं की तृप्ति होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है, वही यूटिलिटी होती है। तो सभी वस्तुओं में मानव के भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के अनुसार उसमें यूटिलिटी होती है, और जब उसे कंज्यूम करता है तो वो उसकी आवश्यकताओं की सेटिस्फाइंग फुलफिल हो पाती है, यानी उसकी कैपेसिटी क्या होता है फुलफिल होती है। तो यूटिलिटी कुछ नहीं बल्कि है कि किसी वस्तु को कंज्यूम करने के बाद उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है वो फुलफिल होता है, यानी ये वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है। और सभी व्यक्तियों में सभी वस्तुओं के प्रति डिफर यूटिलिटी होती है। कार्डिनल यूटिलिटी मैं अभी बताया आपको, इसको रुपीज़ में या नंबर में शो कर सकते हैं। एवरी इकाई जैसे से किसी कमोडिटीज़ की कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी हम उसे रुपीज़ में नंबर में काउंट कर सकते हैं। टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का एडिशन ही है जो एवरी इकाई को कंबाइन करके पूरा एडिशन करके शो करता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एक
टोटल यूटिलिटी में एक अतिरिक्त इकाई जुड़ जाना ही एक मार्जिनल यूटिलिटी हुआ करता है। इसको आप अच्छी तरह से एग्जाम्पल भी दिया गया है मार्जिनल यूटिलिटी का एंड टोटल यूटिलिटी का, इसको आप देख सकते हो बेटा। और यहाँ टेबल 2.1 में और अच्छी तरह समझाया गया कि जैसे एवरी यूनिट से हम अगेन किसी कमोडिटीज़ की या गुड्स की कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी के डिक्रीज़ होने के कारण ही टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होती है। और जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी शून्य हो जाती है यानी ज़ीरो होती है, वहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो करके हो जाया करती है। उसके बावजूद भी अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी यानी एक नेक्स्ट इकाई कंज्यूम करते हैं उसी वस्तु का, तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज इसलिए हो जाया करती है बेटा क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी अब नेगेटिव में हो जाती है। यानी यहाँ से हमें यूटिलिटी नहीं मिलती बल्कि डिस यूटिलिटी मिलती है, यानी कि अनुपयोगिता प्राप्त होती है। तो इसको इंडिफरेंस इसको जो डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिखाया गया है 5 यूनिट तक डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा है, उसके बाद ये डिक्रीज़ हो जाता है यानी निगेटिव हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। इसी के कारण जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इसको कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, वहाँ पर तो ये ज़ीरो हो जाया करता है। तो टोटल यूटिलिटी वहाँ पर मैक्सिमम है, उसके बाद डिक्रीज होने लगती है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी सक्सेसिव ऑर्डर में वो डिक्रीज़ होते होते वो निगेटिव हो जाया करती है। तो इसके थ्रू हमने बताया कि इसका रीज़न लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था। यानी कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की नेक्स्ट इकाई कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाली एवरी नेक्स्ट इकाई की सीमांत उपयोगिता पिछले वाली इकाई से कहीं बहुत ज़्यादा कम होती है और धीरे धीरे ये डिक्रीज ही होती रहती है। एक समय ऐसा आता है ज़ीरो होकर के ये डिस यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। इसी वजह से ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो रूल अप्लाई होता है उसी के अकॉर्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होकर के डिक्रीज होते होते ज़ीरो होकर के निगेटिव में चला जाता है। इसी वजह से टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है बट डिक्रीजिंग रेट से, और मैक्सिमम टॉप पॉइंट पर जब पहुंच जाती है पिक पॉइंट पर उसके बाद डिक्रीज होने लगती है। डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व भी इसके थ्रू हुआ था। इसमें आपको बताया था डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, ये तो डिमांड का रूल है। बट डिमांड किन किन फैक्टरों द्वारा प्रभावित हुआ करती है ये मैं पहले भी बताया। डी एक्स इक्वल टू एफ ब्रैकेट में पी एक्स कॉमा पी वाई कॉमा वाई ए कॉमा एंड टी ए। अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है, उसी वस्तु की कीमत बढ़ती है जिस वस्तु की वह डिमांड करता है, या अदर कॉम्प्लीमेंट या सब्सटीट्यूट गुड्स की कीमत चेंज होती है, या उपभोक्ता की आय बढ़ती है, या कह लें कि उसका टेस्ट या इंटरेस्ट प्रेफरेंस किसी गुड्स में अधिक होता है, तो इन्हीं वजह से उस वस्तु की डिमांड इंक्रीज होती है जिसकी वजह से प्राइस भी बढ़ जाती है। तो डिमांड का रोल जो होता है वो तो कीमत के इन्वर्स रिलेशनशिप के आधार पर है, लेकिन डिमांड जो होता है अगर देखें इन फैक्टरों के बढ़ने की वजह से उन वस्तु की डिमांड भी बढ़ती है जिससे प्राइस भी इंक्रीज होती है। तो इस पर तो डिमांड रूल नहीं लागू होता। चारों फैक्टरों के बढ़ने से, डिमांड बढ़ने से कीमत बढ़ जाया करती है, लेकिन डिमांड लॉ जो अप्लाई होता है बेटा वो प्राइस के इन्वर्स रिलेशनशिप के आधार पर होती है, यानी कीमत बढ़ने पर मांग कम और कीमत घटने पर मांग अधिक। डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। अच्छा, ये जो आपका फिगर 2.2 दिखाया गया है ये आपके जो वर्टिकल एक्सिस पर प्राइस और हॉरिजॉन्टल पर क्वांटिटी लिया गया है किसी भी कमोडिटीज़ का, ये यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड को शो करता है, यानी डिमांड रूल यहाँ अप्लाई होता है। क्योंकि ये जो दिया गया है मार्शल के महोदय के अकॉर्डिंग दिया गया है, और आगे आपको ये 2.3 देखोगे ये हिक्स एंड एलन के अकॉर्डिंग है। तो मार्शल महोदय ने कहा किसी पार्टिकुलर टाइम पे मान लेते हैं कि चलिए कोई बात नहीं कि 50 रुपये या 40 रुपये पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल है, लेकिन जैसे जैसे कंज्यूमर उस वस्तु की इकाई नेक्स्ट इकाई कंज्यूम करता रहता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। बट अगर प्राइस एक फिक्स टाइम पर फिक्स है मार्केट में तो उसके अकॉर्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ लेस दैन प्राइस हो जाया करती है। तो कंज्यूमर उस वस्तु के ऊपर जो प्रेफरेंस होता है नेक्स्ट इकाई कंज्यूम करने का वो बंद कर देता है जब तक कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ करके मार्केट प्राइस के बराबर पुनः नहीं हो जाया करती। अच्छा, अगर इसके अपोजिट देखें, वाइस एंड वर्सा देखें, बिलो इसके जस्ट अपोजिट बिलो में देखें, अगर मान लेते हैं कि 40 रुपये कीमत पर किसी वस्तु है, या मान लेते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हाँ 40 रुपये ही मान लेते हैं कि 40 रुपये की किसी वस्तु कीमत है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 40 रुपये है। अगर उस वस्तु को हम कंज्यूम नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उसकी कीमत क्या हो जाएगी,
तो डिक्रीज़ होगी। लेकिन अगर डिक्रीज़ होने के बाद मान लेते हैं 30 रुपये पे आ गई और कंडीशन ऐसा है कि इस समय पर कीमत कम और मार्जिनल यूटिलिटी अधिक हो गई। भाई अधिक भी हो सकता है ना, ज़्यादा कम कर देगा किसी वस्तु कंज्यूम करने की तो क्या होगी, कीमत तो वही रहेगा। अब उससे नीचे तो प्रोड्यूसर उसको डिक्रीज़ कर नहीं सकता, तो लास्ट में क्या करेगा, लास्ट में उपभोक्ता अगर देख रहा है कि सीमांत उपयोगिता अधिक है, कीमत कम है, तो फिर से वो कंज्यूम करना चालू कर देगा उस वस्तु को, और तब तक कंज्यूम करेगा जब तक कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होकर के प्राइस के इक्वल नहीं हो जाए करती। तो इसी वजह से जो ये आपका कर दिखाया गया है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है बेटा क्योंकि यहाँ पर जो रूल अप्लाई होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, इसी की वजह से आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ये कॉन्वेक्स हो जाया करता है, जो कि वर्जिन की तरफ आप देख रहे हैं दबा हुआ है और दोनों एक्सिस की ओर उभरा हुआ है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो रूल अप्लाई होता है कि एवरी हम सक्सेसिव जो यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होते जाते हैं। सो प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी को इक्विलिब्रियम रखने के क्रम में कंज्यूमर का जो ये डिमांड कर्व है ये कॉन्वेक्स हो जाया करता है, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाया करता है। ठीक है, तो आप देखिए ये नेगेटिव रिलेशनशिप आपको दिखा रहा है प्राइस एंड कमोडिटीज़ के बीच में, यही आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस डी एक्स इक्वल टू एफ ब्रैकेट में पी एक्स। अगर उस वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग में अगर देखें तो नॉर्मल गुड्स के संदर्भ में बेटा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, लेकिन गिफिन गुड्स के संदर्भ में रेफरेंस में बात करें तो आगे आपको चर्चा भी होगी, अभी तो नहीं आया है टॉपिक्स, वहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाया करता है। यानी मांग का नियम, नॉर्मल गुड्स यानी जनरल गुड्स एंड जो इन्फीरियर गुड होता है, इन्फीरियर गुड एंड नॉर्मल गुड में तो लॉ का रूल अप्लाई होता है, लेकिन गिफिन गुड्स में लॉ का रूल अप्लाई नहीं होता, वो डायरेक्ट वहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता है। यानी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कीमत बढ़ेगी मांग बढ़ेगा, कीमत घटेगी मांग घटेगा, ये गिफिन गुड्स में है। लेकिन नॉर्मल और इन्फीरियर गुड में देखें तो लॉ ऑफ डिमांड करो का यानी जो रूल होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। तो इसके बाद हम लोग देखे थे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, हिक्स का था। हिक्स और एलन महोदय ने कहा कि देखो भाई मार्शल का जो रूल है वो इसलिए लॉजिकल नहीं लगता है क्योंकि हम किसी भी यूटिलिटी को एवरी इंडिविजुअल पर्सन के संदर्भ में हम ये कह लें कि एक क्वांटिटी हम इसको मेजरमेंट में या इसको हम रुपीज़ में यूटिल में मेजरमेंट कर सकते हैं, ये सरासर गलत है। क्योंकि यूटिलिटी को किसी फैक्ट नंबर में या रुपीज़ में मेजरमेंट करना संभव नहीं है, क्योंकि एवरी पर्सन के लिए किसी वस्तु में जो यूटिलिटी होती है वो डिफर होती है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि फला गुड्स के कंज्यूम करने से, यानी ये गुड्स को कंज्यूम करने से इतनी की हमें रुपीज़ की यूटिलिटी मिल रही है, ये गलत है आपके ये क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इंट्रोस्पेक्टिव पर आधारित है। इसलिए यूटिलिटी को कंपेयर तो किया जा सकता है, लेवल में इसको हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कह लें कि यूटिलिटी हम नंबर में शो कर लेंगे रुपीज़ में, ये गलत है। यूटिलिटी एक कम्बिनेशन बंडल से तुलना में दूसरे कम्बिनेशन बंडल की अधिक हो सकती है, एक कम्बिनेशन बंडल की तुलना में दूसरे कम्बिनेशन बंडल की कम हो सकती है। लेकिन अगर ये कहें कि यूटिलिटी रुपीज़ में हम मेज़रमेंट करेंगे या क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट है, ये सब्जेक्टिव मैटर है, ये आपको ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक लेबल दिया यूटिलिटी का, हिक्स एंड एलन ने, जिसको ऑर्डिनरी यूटिलिटी का एक लेबल है, यानी इनडिफरेंस कर है। यहाँ पर कंज्यूमर अपना इनडिफरेंस होता है, लेकिन एक्चुअली देखें बेटा तो किसी एक बंडल को तो परचेज करता ही है ना, तो ये इनडिफरेंस तो है नहीं, लेकिन बंडलों से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो इक्वल सेटिस्फेक्शन लेवल को प्रोवाइड करती है। तो दोनों एक्सिस पर देख लीजिए, वो गुड्स को लिया गया है वर्टिकल पर मैंगोज को, बनानास को हॉरिजॉन्टल पर, लेकिन सभी बंडलों से ABCD जो दिखाया गया है कि 15 मैंगोज एंड 1 बनाना एंड अदर 12 मैंगोज एंड 2 बनाना, ऐसे जो भी बंडल ABCD के हैं वो समान सेटिस्फेक्शन लेवल को प्रोवाइड करते हैं। तो रूल तो यहाँ भी मार्शल का ही अप्लाई होता है। जैसे वहाँ मार्शल महोदय ने क्या बताया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि एक एक जो नेक्स्ट इकाई हम कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो ये रूल यहाँ भी लागू होता है, सिर्फ उसका नाम ही चेंज कर दिया गया
अब जहाँ वहाँ पर मार्शल महोदय ने कहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पर इन्होंने मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस बता रहे हैं। डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस यानी एवरी बनाना को हम जैसे जैसे कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे हमें कम होती जाती है, उससे मिलने वाली जो नेक्स्ट इकाई की एवरी नेक्स्ट इकाई की जैसे ही हम बनाने की कंज्यूम करेंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। इसलिए बनाना को त्यागने की दर जो पहली इकाई की तुलना में है, अब लास्ट इकाई की अगर देखें मैंगोज की, वो त्यागने की दर जो सेक्रीफाइजिंग रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। पहले एक बनाना की इकाई प्राप्त करने के लिए 3 मैंगोज हम त्याग कर दिए थे, 15 से 12 आया। फिर तीसरी इकाई बनाना को प्राप्त करने के लिए हम 12 से 10 पे आए, यानी 2 इकाई त्याग किए। फिर चौथी इकाई बनाना को प्राप्त करने के लिए 10 से 1 पे आए। इसलिए बेटा क्योंकि हमें एवरी जो बनाने की जो नेक्स्ट इकाई कंज्यूम करने से प्राप्त हो रही है वो सेटिस्फैक्शन जो हम लोग के अपनी सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। इसलिए मैंगो की हम लोग कम से कम मात्रा त्याग करके एक समान बंडल यानी एक इक्वल सेटिस्फैक्शन लेवल यानी इंडिफरेंस कर्व पर यानी जो है ड्रा किया गया डाउनवर्ड स्लोपिंग ABCD उससे प्राप्त करते हैं। हाँ, अगर त्यागने की दर बराबर वही रहे बनी रहे तो हमें एक समान सेटिस्फेक्शन लेवल यानी इंडिफरेंस कर्व पर हम नहीं बने रह सकते हैं। इसलिए अगर समान सेटिस्फेक्शन लेवल को हमें प्राप्त करना है एक इंडिफरेंस कर्व पर, तो हमें जो बनाने की अतिरिक्त इकाई हमें कंज्यूम करने से उसकी सीमांत उपयोगिता कम हो रही है, तो मैंगोज की दर को त्यागने की दर हमें कम करना होगा। इसलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये आपको डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है, यानी घटती दर से बढ़ती है, यानी घटती जाती है। घटती दर से बढ़ क्या रही है, घटती ही जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, इसका टेबल 2.2 जो ग्राफ दिया गया है फिगर 2.3 का, वह टेबल आपको दिया गया है, इसको आप कंपेयर कर लीजिए। जो मार्जिनल रेट आप लास्ट में देखिए कॉलम बना है सब्स्टिट्यूशंस है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी एवरी 3 जैसे जैसे बनाना की हम प्राप्त कर रहे हैं वैसे इसका त्यागने की दर जो है वो घटती जा रही है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ये डिक्रीजिंग रेट डिक्रीज होती रही है हो रही है। अब शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी आप देख लीजिए। इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है अगर हम देखें कि फुल्ली सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो ये आपका कॉनकेव कर्व नहीं होगा, ये आपका डाउनवर्ड तो होगा लेकिन एक स्ट्रेट लाइन होगी। यानी एवरी हम एक यूनिट जो सेक्रीफाइस करते हैं नेक्स्ट यूनिट के गुड्स की कंज्यूम करने के लिए वो इक्वल रेट पर होता है, यानी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड स्ट्रेट लाइन लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कर्व क्या लाइन हुआ करती है। इसको सब्स्टिट्यूशन गुड्स पर हम देख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन गुड्स मीन्स एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरी वस्तु को कंज्यूम अच्छी तरह से कंज्यूम कर लें, जो हमें जो उपयोगिता उसमें मिलती है वो अगर किसी वस्तु की कीमत अधिक होने के कारण उस वस्तु को नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उससे हम प्राप्त कर लें। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स बेटा बहुत बहुत चीज़ है, जैसे आप अरहर की दाल ले लीजिए या मटर की दाल ले लीजिए। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स से टी है, कॉफ़ी है। अगर आप कॉफ़ी की कीमत अधिक लगती है तो टी आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप सब्स्टिट्यूट गुड्स से बहुत सी चीज़ें हैं बेटा, आप देख सकते हो। आपको जो कॉम्प्लीमेंट गुड्स होते हैं इंडिविजुअल होते हैं वो बिना एक दूसरे के सहारे नहीं चल पाते हैं, जैसे पेन और उसकी स्याही, गाड़ी और तेल। ठीक है, इंटरनेट, मोबाइल, तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स हैं, इंडिविजुअल है। इसको डिविजिबल आप नहीं कर सकते हो, यानी इसको डिवाइस आप नहीं कर सकते, बिना दोनों के कम्बिनेशन के चलेगा ही नहीं। तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, बाद में अगर उसकी चर्चा आएगी तो इसको और भी एग्जाम्पल से हम आपको मेक अंडरस्टैंडिंग कराएंगे। तो आप देख लीजिए सब्स्टिट्यूट्स गुड्स में जो फुल्ली सब्स्टिट्यूट्स हैं, एक इकाई को हम त्याग करते हैं तो दूसरी इकाई को हम प्राप्त कर लेते हैं, यानी इसका जो मार्जिनल रेट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, वो इक्वल रेट पर घटता है। ये आपका नॉर्मल गुड्स की तरह ये आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग और कॉन्वेक्स नहीं हुआ करता है। सब्स्टिट्यूशन गुड्स पर आपका एक स्ट्रेट लाइन लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन हुआ करती है। शेप ऑफ डिफरेंस कर्व आप देख लीजिए, ये आपका कॉन्वेक्स कर्व होता है जो आपको एक उत्तल लेंस की तरह ही बीच में दबा हुआ और एक्स वाई एक्सिस पर उभरा हुआ, ये आपका कॉन्वेक्स कर्व होता है जो कि इस पर डिमांड रूल अप्लाई होती, जो हिग्स और एलन महोदय के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो आप देख लीजिए
उसके बाद सेफ ऑफ इंडिफरेंस को आप देख लीजिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का अप्लाई होने की वजह से ही ये आपका जो कर्व होता है इंडिफरेंस कर्व, वो ओरिजिन पॉइंट की तरफ ये कॉन्वेक्स होता है, और दोनों एक्सिस तरफ ये टच तो नहीं करता है बेटा। कर्व कहीं भी आपको किसी भी एक्सिस पर टच नहीं करेगा, लेकिन ये आपको उसकी तरफ दबा हुआ दिखता है, लेकिन दोनों एक्सिस को कभी भी इंडिफरेंस कर्व टच नहीं करता। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंस आपको बताते हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये बताता है बेटा, किसी भी बंडल पर जिस पर उपभोक्ता अधिक देखता है कि इस पर हमें सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा, उसी बंडल को परचेज करता है। चाहे किसी एक वस्तु की इकाई को कंज्यूम करते हुए दूसरी वस्तु की अधिक इकाई पर प्राप्त करते हुए अगर अपर बंडल पर जाता है तो वही बंडल वो परचेज करेगा, लोअर बंडल को कभी परचेज नहीं करेगा। इंडिफरेंस मैप वही है कि कई इंडिफरेंस कर्व को अगर ड्रॉ कर लीजिए, दोनों एक्सिस को टच ना करे, और ये कॉन्वेक्स एक वर्जिन टू कॉन्वेक्स होना चाहिए। वर्जिन पॉइंट पर ये कॉन्वेक्स होते हुए आपको दोनों एक्सिस को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को न टच करते हुए अगर कहीं हम इंडिफरेंस का ड्रा करते हैं तो ऊपर अपर वाले इंडिफरेंस कर पर कंज्यूमर को अधिक जो सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है कंपेयर टू लोअर इंडिफरेंस कर के। इंडिफरेंस कर स्लोप जो है लेफ्ट टू स्लोप जो होता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है, इसलिए क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस का रूल अप्लाई होता है, इसलिए ये डाउनवर्ड कॉन्वेक्स वर्जिन पॉइंट की तरफ कॉन्वेक्स होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो हायर इंडिफरेंस कर्व पर हायर जो सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, ये भी बताया था। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व पर इसलिए हायर सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है कि बनाना मैंगोज की मान लीजिए कि कांस्टेंट इकाई है सभी इंडिफरेंस कर्व पर, लेकिन IC3 पर आप देख लीजिए बनाने की 3 इकाई प्राप्त हो रही है, IC2 पर 2 ही प्राप्त हो रही है, IC1 पर 1 ही। तो बेटा आप ऑब्वियसली मालूम है कि जिस पर मैक्सिमम क्वांटिटी किसी गुड्स को देखेगा दोनों कॉम्बिनेशन में, वो उसी को परचेज करेगा, इसलिए अपर बंडल जो है ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है IC2 एंड IC1 की तुलना में। तो इंडिफरेंस कर इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि देखो बेटा दो डिफरेंट इंडिफरेंस कर डिफरेंट सेटिस्फेक्शन को प्रोवाइड करते हैं, तो एक ही वस्तु की समान मात्रा दोनों इंडिफरेंस कर पर जो ए पर पॉइंट पर हम देख रहे हैं 7 मैंगोज एंड 10 बनानास की, ये डिफर सेटिस्फेक्शन लेवल पर अगर हम देखें एक ही बंडल से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यह कभी भी समान सेटिस्फेक्शन को एक ही क्वांटिटी को शो कर रहा है जिस पॉइंट पर ए पर ये एक क्रिटिसाइज करता है, इसलिए ये कभी भी इंडिफरेंस कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किसी एक पॉइंट कर रहे हैं तो ये गलत है, यानी ये इंटरसेक्ट कभी नहीं करते इंडिफरेंस कर। इक्वल हो सकते हैं, कुछ डिफर हो सकते हैं कहीं गैप में दोनों में, लेकिन ये कह ले कि इंटरसेक्ट करें कहीं पर या दोनों वर्टिकल एक्सिस पर या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टच करें, ये गलत है, ये नहीं होता है कभी भी इंडिफरेंस कर्व में। अब कंज्यूमर बजट कल से पढ़ेंगे, इसलिए बेटा मैं इसको फिर से रिवाइज कराया, मेमोराइज कराया, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। उसके बाद कल से यहीं से स्टार्ट करूँगा द कंज्यूमर बजट। ठीक है, कंज्यूमर बजट से अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा और चैप्टर को तेज़ी से आगे लेके जाऊँगा। 1 हफ्ते के अंदर मैं इसको गारंटी दे रहा हूँ कि इस चैप्टर को फिनिश करते हुए आपको पूरा फाइनलाइजेशन करके नेक्स्ट थर्ड क्या अभी स्टैटिस्टिक का सेकंड चैप्टर को शुरू करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।